दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा और हम बातें कर रहे थे निर्मल वर्मा की। उनकी किताब हर बारिश में पढ़कर सुना रही थी मैं आपको, और एकदम अचानक से घरेलू कारणों की वजह से वो बातचीत वहीं स्थगित हो गई, रुक गई। लेकिन इस बीच ऐसा हुआ कि बारिश बहुत हो गई। इस बीच मैंने एक बार लाइव किया था और उसमें एक कविता सुनाई थी, झपसी लगाना, और उसमें एक मनचली लड़की की ख्वाहिश है कि खूब बारिश हो। यही बात है। ये कविता मैंने अपने दूसरे संग्रह के बाद लिखी, जिसका शीर्षक है बहस पार की लंबी धूप। तो बहुत से उसके अर्थ हैं उस लंबी धूप के, लेकिन एक जो बहुत ऑब्वियस अर्थ है वो ये है कि हम बारिश झेल ही नहीं पाते। तो अब बारिश होने का नतीजा ये हुआ है कि मेरे घर के ऐन बाहर गली में 2 घंटे की बारिश में पानी है। और इसका कारण बहुत सिंपल है। मैंने अभी एक कविता कहीं लगाई भी है, पढ़ी भी है, जिसमें मैंने नालियों तक की बात की है। कविता में नाली कितना असुंदर विषय है, लेकिन हमें बात करनी होती है। वैसे ही जैसे कि मतलब मल मूत्र के निकास की भी बात करनी होती है कि मतलब जो पानी बह रहा है उसमें पता नहीं क्या क्या बह रहा है, कितना इन्फेक्शस है वो। लेकिन खैर, तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही ख़राब समय हमारे लिए आने वाला है अगर हम कुछ करते नहीं हैं। और मतलब इतना कुछ कहने के बाद मतलब हमने बहुत कोशिश की। एक्चुअली ये बात बहुत राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन मैं कह देती हूँ कि हमने बहुत कोशिश की। अपने वार्ड कमिश्नर को भी कई बार कहा कि भाई कम से कम म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसको बुला के उतनी तो सफाई करवाइए। अगर वो करवा दी जाए तो मतलब सड़क नाली खाली होगी तो पानी उसमें जाएगा ना, थोड़ा सा तो कम से कम उसका पानी तो सीधा सड़क पे नहीं बहेगा। खैर, लेकिन अब क्या इसके लिए एक म्यूनिसिपैलिटी काम नहीं कर रही है? क्या इसके लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? देश के राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? शहर का सांसद जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जो भी है वो जिम्मेदारी ले। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ निजी वार्तालापों में इस तरह से इस पूरी कोरोना क्राइसिस को लेके एक बहुत राजनीतिक बात आ गई कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको एकदम ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इतनी उसकी निंदा हो तो क्या मतलब, मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी का। और ये बात हम कर रहे थे निर्मल वर्मा की। इस किताब में संस्कृति की बहुत चर्चा है और राजनीति की भी लगे हाथ। जब हम चेक लेखक वाक्लाव हावेल जैसे लोगों की, या जैसे भी आप उनके नाम को उच्चारते हो, इस किताब में उनके नाम को वाक्स्लाव हावेल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वाक्लाव हावेल है। लेकिन खैर, इस तरह के लोगों की बातें करते हैं जो संस्कृति कर्मी भी हैं और राजनेता भी हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि हम थोड़ी सी बात राजनीति पर भी करें, और कि भारतीय जनमानस की राजनीति कैसी होनी चाहिए, कि उसकी राजनीतिक चेतना कैसी होनी चाहिए, कि क्या दो प्रेमी युगल को जो कि पिछले 6 महीने से बातें कर रहे हैं और अब उन्होंने जो है वो तमाम बातें मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे ये कह रही हूँ, एक दूसरे के विषय में जानकर और पूरी तरह से ये एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया पूरी कर ली हो, तो क्या एक प्रेमी युगल को इस बात पर अटक जाना चाहिए कि जो स्त्री है वह क्यों नहीं बिल्कुल ठीक वही राजनीतिक धारणा रख रही है जो कि पुरुष की है। तो ये स्त्री विमर्श का एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद हमारे समय में एक ये मुझे तो मेरे लिए कल्पनातीत है, ये मेरे लिए हास्यास्पद भी है, लेकिन बड़ा दुखद हो सकता है और बड़ा त्रासद हो सकता है। वैसे ही जैसे स्त्री की तमाम तरहों की आज़ादी और उसकी पाबंदी त्रासद और दुखद होती है, ये भी बहुत दुखद और त्रासद हो सकता है कि उसकी बात सुनी ही ना जाए, उसके मत
रखने का अधिकार ही न हो कि अगर वो ये कहना चाहती हो कि विपक्ष के साथ भी ये समस्याएं हैं। तो खैर, और दूसरी बात ये कि क्या मैं केवल इसलिए भी नरेंद्र मोदी मुझे ऐसे कोई नेता नहीं लगते कि जय नमो करती हुई मैं बाकी के जो बहुत न्यूयॉर्क वगैरह में भी बहुत जुलूस निकला उसमें मेरी शामिल होने की कोई इच्छा नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि अगर विपक्ष ने मुझसे कहा होता कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए आप एक दिन दिया जलाइए, तो मैं दिया नहीं जलाती, मैं जलाती। दिया तो वैसे अपने तय भी जलाया जा सकता है, लेकिन उस दिन बात यह है कि भाई आप एक लॉकडाउन में आप एक कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे उसकी खिलाफत से भी समस्या नहीं है, एज लॉन्ग एज कि मुझे ये बोलने का मौका दिया जाए कि आपकी खिलाफत ठीक है लेकिन मेरे समर्थन के ये कारण थे उस पर्टिकुलर इवेंट के। खैर, हम एक टोटलिटेरियन समय की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जिसमें दो खेमे में बटे हुए लोग हैं। तीसरा खेमा जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं होगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कोई संधि करके किसी एक खेमे में आ जाता है। और जनरली वो जो ये भगवा फांसीवादी खेमा है तथाकथित उसके विपक्ष में होता है। लेकिन खैर, तो मैं तो कोई राजनीतिविद भी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी पत्रकार भी नहीं हूँ कि मतलब मैं राजनीति पे लंबी लंबी टिप्पणी करूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये साहित्य की भी बात हो गई, मतलब ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया कि नोबेल प्राइज़ जब ऑस्ट्रियन लेखक पीटर हैंडके को मिला तो इस बात पे बहुत आपत्ति हुई कि उन्होंने स्लोबोदान मिलोसेविच का समर्थन किया था। अगर समर्थन नहीं किया था तो वो बहुत ज़्यादा जुड़े थे, वो जाके उनके कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बैठे थे और बहुत कुछ उन्होंने उस बारे में लिखा भी है। और नोबेल कमेटी ने शायद ये कहा कि जो उन्होंने लिखा वो जर्मन में है और अंग्रेज़ी में उपलब्ध नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक लेखक जो अपने देश से बाहर निकलकर यूरोप का युद्ध है और यूरोपियन यूनियन बनने के बाद तो एक यूरोपीय देश दूसरे यूरोपीय देश की राजनीति में लगातार बोल रहा है, पता नहीं किस हद तक और कितना, लेकिन इतना अपने देश से निकलकर बॉस्नियन वॉर में इतना बड़ा हस्तक्षेप करना एक लेखक के लिए और पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और वो युद्ध बड़ा घातक था, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत ब्रूटल था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं उस वक्त एकदम अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। मैं पत्रकारिता की किसी पढ़ाई से को पूरा करके निकली थी, किसी टेलीविज़न चैनल में घुसी थी काम के लिए और उस वक्त वो खबरें आ रही थी और मैंने भी उन खबरों का रॉ फुटेज देखा है कि किस तरह से लोगों को मतलब देश निकाला ग्रुप में दिया गया। दोस्तों, मुझे भी देश निकाला दिया गया अमेरिका से बाद में, इसकी बड़ी लंबी कहानी है जो मैं बार बार टुकड़े टुकड़े में सुनाती रहती हूँ। लेकिन खैर, अभी बात सिर्फ ये हो रही है कि हम दो खेमे में बटे हुए लोग हैं। एक खेमा हर अपॉर्चुनिटी में विपक्ष को सत्ता में लाने के लिए ये कोशिश करता है कि हम ये करें और दूसरा खेमा ये करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इससे प्रगति बाधित होती है। मतलब आप सिटिंग उसकी निंदा करें, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते या आपकी कोई थॉट ऑफ क्लैरिटी नहीं है तो निश्चित रूप से आप और मैं दोनों आत्ममंथन के मंच पे खड़े होने चाहिए कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए और क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता। हाइपोथेटिकली तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ डिफेंस ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट एंड नो जर्नलिस्ट शुड डू इट, नो राइटर शुड डू इट, but as a journalist and writer I just feel that instead of meaninglessly just going on criticizing it and making no policy towards the betterment of people, be it in the name of जनसंख्या नियंत्रण, population control,
or be it in the name of making education compulsory for all the kids of the laborers, अगर हम उतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमारी इतनी राजनीतिक चेतना का कोई मतलब नहीं है। खैर, मैं ये कहना चाहती थी, और बाकी मतलब अगर मैं लौट जाऊँ वापस निर्मल जी की बातों में, तो हम यहाँ थे कि वो एक बेस्ट सेलर की तुलना एक जटिल साहित्यिक किताब से कर रहे थे, और ये तुलनाएं होती हैं। मैंने भी कनाडा में अपने पहले कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा था कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बेस्ट सेलर एंड लिटरेचर, कि क्या लिटरेचर जो है असल वो क्या कभी किसी बेस्ट सेलर से मैच कर सकता है। अमेज़ॉन का या बाज़ार अगर इतना बड़ा मापदंड है आज किसी किताब की सफलता का, तो क्या ये कभी संभव है। तो ये इसी सवाल पे मैंने छोड़ा था। एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग मुझे ये करना चाहिए कि किताब से ना पढ़ के किताब को पूरा आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ, किसी दिन ज़रूर वो करूँगी। लेकिन ये किताब इतनी खूबसूरत है, इसकी भाषा इतनी खूबसूरत है कि कोरोना की किसी बहुत उदास शाम को इसको पढ़ के सस्वर मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत जीवनी शक्ति मिलती है। चुपचाप पढ़ना अच्छी बात है, हम उसको सब जानते हैं उसकी ताकत, कौन नहीं जानता है। एंड आई एम डाइंग टू गेट टू दैट पीसफुल प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन ऑल्सो रीड इन पीस, बट इट्स ऑल्सो गुड टू शेयर समथिंग अलाउड, एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट। मैं इसमें से कुछ चुनिंदा हिस्से पढ़ूंगी, क्योंकि ये किताब, इसकी भाषा को मुझे, मतलब मैं निर्मल जी की ऐसी फ़ैन हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने, जिसको कहते हैं ना पैराफ्रेजिंग, कि अगर मैंने उनकी भाषा का सार भी आपके सामने रख दिया तो उस भाषा के सौंदर्य को थोड़ा सा कम करना होगा। वही बात है। अब देखिए, मैं उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ना चाहती हूँ जहाँ की वो एक बेस्ट सेलर की तुलना उससे कर रहे हैं, लिटरेचर से कर रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने भाषा की बात की। और निर्मल जी का एक बहुत प्रिय जुमला है या मुहावरा है, स्मगलिंग, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक कविता लिखी थी, स्मृतियों की। शिपोल हवाई अड्डे पर तस्करी। तब मैं, मतलब मेरे लिए कल्पनातीत था कि मतलब मैं शिपोल हवाई अड्डे पर तस्करी का मतलब मेरे लिए ये हो जाएगा कि एक चिट्ठी भेजी जाएगी मेरे वहाँ से चलने पर इंटरनेशनली कि आप मत आइए, और फिर वो मिली कि नहीं मिली पर तीसरा महायुद्ध होगा। अब मेरे लिए तो शिपोल पे तस्करी, ये कविता जो हंस में छपी थी और बहुत पसंद की गई थी, वीरेंद्र नंदा ने एक दिन इस कविता को मेरे लिए ख़ास तौर से बहुत बाद में निकाल के पढ़ के सुनाया था। लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये था कि ये जो दो सरहदों के बीच, जो दो संस्कृतियों के बीच की जो आवाजाही है, जो नॉस्टैल्जिया है, जो मेमोरी है, जो नयापन है, जो एडवेंचर है, जो उसकी भी भूख है और जो इधर की भी प्यास है, उसके बीच की जो बहुत सी स्मगलिंग होती है, उसकी बात थी। लेकिन उस वाक़े को हम दोबारा पढ़ते हैं, ये बार बार ये जो वो बिट्टी और डायरी वाला उपन्यास है निर्मल जी का, शायद रात का रिपोर्टर, या ऐसा ही कुछ, वो है मेरे पास, और मैं उसको लेके आऊँगी और उसका भी मैं पाठ भी करूँगी, किसी दिन लाइव भी करूँगी और उसको प्रेजेंट भी करूँगी कि उसमें क्या है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ वाली स्मगलिंग पे आते हैं, स्मृतियों की स्मगलिंग पे, कल्पनाओं की स्मगलिंग पे, भावनाओं की स्मगलिंग पे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कितनी संभावनाएं हैं शब्दों की और मनुष्य की सोचने की शक्ति और उसकी कल्पना शक्ति और उसकी बुद्धि की, उसकी चेतना की, उसके मानस की। तो इस अर्थ में निर्मल जी हमको बहुत जीवित करते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं हमारे आसपास खामख़ा लड़े जाते हुए, जो कि हमें परास्त करते हैं दिन रात, और हमारे साथ साथ परास्त करते हैं मनुष्यता को। लेकिन आशा है कि हम ये सारे युद्ध जीतेंगे, कोरोना को भी हराएंगे, और उन सारे लोगों को भी एक बेहतर ज़िंदगी मयस्सर करवा पाएंगे
जिनको कि मतलब हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए। मज़दूरों की बात भी इसमें आएगी, इसमें स्टीफन स्पेंडर की बात भी आएगी। आप कहें तो मैं मज़दूरों की कोट से ही शुरू कर देती हूँ, वहीं से शुरू करती हूँ, लेकिन हम बेस्ट सेलर पे बात कर रहे थे। खैर, मैं मज़दूरों से ही शुरू कर देती हूँ, और हो सकता है कि इसकी पुनरावृत्ति हो। अगर मज़दूर को अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर मिले तो वह भी मध्य वर्ग के लोगों की तरह सतही और उथला हो जाएगा, जिन पर वह आज ईर्ष्या करता है। सतहीपन से मतलब है जब आदमी बेहतर स्थिति के अवसरों को स्वीकार करके दूसरे लोगों को भुला देता है तो उससे बुरी स्थिति में जीते हैं। दूसरों को भूल जाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के सफल लोग खुद अपने अस्तित्व की जटिलता को भुला देते हैं, क्योंकि वे अपने को मृत्यु और संकट के बोझ से बचाकर जीना चाहते हैं। बरसों पहले स्टीफन स्पेंडर की आत्मकथा वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड में ये शब्द पढ़कर मुझे काफ़ी झटका लगा था, और मैंने उन्हें एक पश्चिमी बुद्धिजीवी का सनकीपन समझकर टाल देने की कोशिश की थी। यूरोप में कुछ वर्ष रहकर आज सहसा मुझे उनकी यह चेतावनी स्मरण हुआती है। मुझे दुख है कि आज मैं उनसे कम से कम इस बात पर सहमत हूँ, और यह सहमति मेरे लंबे दिनों के बहुत प्रिय मोह के भंग हो जाने के दुख को कम नहीं करती। मोह भंग बहुत तरह का होता है। मैं तो अभी अपनी यूरोप यात्रा पे निकली भी नहीं हूँ, मुझे आप अपनी शुभकामनाएं दें, लेकिन मेरे लिए बहुत सुखद है इनको इस तरह से पढ़ना, और अनेक तरहों से पढ़ना। किंतु इससे अधिक बड़ा दुख शायद इस क्रूर तथ्य में है कि व्यवसायी संस्कृति के सतहीपन के विरुद्ध हमने सर्वहारा वर्ग की जो विद्रोही और पवित्र मान्यताएं अपनाई थीं, वे आज स्वयं अपना अर्थ खो बैठी हैं। तो ये बातें लगातार चलेंगी इस पूरी किताब में, हर बारिश में के भीतर, क्योंकि इसमें केवल सांस्कृतिक बातें नहीं हैं, इसमें बहुत सी थियोरेटिकल बातें, बहुत सी राजनैतिक बातें, बहुत से लेखकों विचारकों के साथ साथ बहुत से पॉलिटिकल सोशल सिस्टम्स का भी इवैल्यूएशन है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं दोबारा फिर वहाँ लौटती हूँ जहाँ से मुझे शुरू करना था, लेकिन हम तो कभी भी, जैसा कि इस किताब में है, जैसी उथल पुथल वैसी ही हमारे जीवन में भी है। मैं तो मतलब 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकली, तो मेरी घुटन तो है ही है, लेकिन और भी तरहों की घुटन होती है, और जिसका मैंने जिक्र किया, और उन सब से निपटना होता है। ऑनलाइन हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं, और जब उन जगहों पे हमें वो नहीं मिलता है जिसकी हमें अपेक्षा होती है, तो हमारी जो घुटन है उसमें इजाफा हो जाता है ना। तो ये वाक्य बहुत लंबा है, और ये सांस्कृतिक तत्वों की बातें कर रहे हैं। फिल्में, पुस्तकें, टेलीविज़न, थिएटर और संगीत, और चूँकि इन 2 संस्कृतियों के अभिव्यक्ति माध्यम एक ही हैं, पश्चिमी पूर्वी, और साथ में इस तरह की कई एक संस्कृतियाँ जो समाहित हैं इस पूर्वी पश्चिमी के भेद में। एक घटिया जासूसी उपन्यास भाषा पर उतना ही निर्भर है जितना एक उत्कृष्ट कलात्मक उपन्यास। दोनों की सीमाओं पर अक्सर स्मगलिंग का खतरा बना रहता है, और उन्हें एक दूसरे से अलग करके पहचानना भी बहुत आसान नहीं है। यही तो बात है। Who doesn't love Agatha Christie? Sherlock Holmes is a classic. Who doesn't like it? तो उसी तरह हिंदी में भी है। मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी में वो नहीं पढ़ा है, एक आधे भी पढ़ने का मन बना रही हूँ, लेकिन ये सारे लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं। मतलब एगाथा क्रिस्टी के कितने मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ के बहुत बड़ा रिजुविनेटिंग होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बढ़िया साहित्य किस तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेगा, शायद वो एक
जासूसी उपन्यास घटना प्रधान होकर रह जाएगा। मैं अभी इतना ही कहती हूँ। वो कहानी और उसके उपन्यास के तत्वों को तोड़ने की बात पॉइंट बाय पॉइंट कभी बाद में उसकी कोशिश दोबारा की जाएगी। हम लगातार सीखते हैं, हम लगातार पढ़ते हैं, हम लगातार खुद को मथते हैं तो नए बिंदु कुछ उभर के आते हैं। लेकिन मैं अभी इसी को पढ़ना चाहती हूँ, यह इतना सुखद है। तो दोनों की भाषा के अंतर को भी पहचानना बहुत आसान नहीं है, किंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, यूरोप के हर देश का सांस्कृतिक वातावरण इन दो संस्कृतियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर नहीं बल्कि एक खिंचे हुए तनाव पर आधारित है। यूँ तो इस तनाव का असर संस्कृति के हर पहलू पर हुआ है, किंतु साहित्य पर शायद सबसे अधिक, क्योंकि अन्य माध्यमों की अपेक्षा भाषा सबसे अधिक सेंसिटिव यंत्र है। कितनी सुंदर व्याख्या है लिंग्विस्टिक्स की। भाषा सबसे अधिक सेंसिटिव यंत्र है और संस्कृति के बाजारू लेन देन में उसके भ्रष्ट हो जाने की आशंका भी सबसे अधिक वास्तविक है। ग्रेशम नियम के अनुसार, मैंने आज इसको गूगल किया, ग्रेशम इकोनॉमिक्स का वो नियम है जिसका ये वर्णन कर रहे हैं। ग्रेशम नियम के अनुसार जिस तरह खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को बाज़ार से बाहर धकेल देते हैं, उसी तरह खोटी फिल्म या खोटा साहित्य बहुत हद तक अच्छी फिल्मों या अच्छे साहित्य पर हावी हो जाते हैं। और यह ख़तरा केवल पश्चिम में स्वतंत्र देशों तक सीमित नहीं है। पिछले वर्षों में पूर्वी यूरोप के अनेक औद्योगिक देशों में समाजवादी व्यवस्था के बावजूद यह तनाव अलग अलग क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। ये जो तनाव है सांस्कृतिक, इसका जिक्र करते हुए निर्मल जी आगे कहते हैं, मुझे एक उदाहरण बीच में याद आ गया, इसलिए मैं ठमक गई। उदाहरण ये है कि जैसे एक बहस ये हो रही है कि लोगों को क्वारंटीन ठीक से नहीं किया गया, तो क्वारंटीन सेंटर की जो स्थिति है वो एक दूसरा मसला है। और उसके लिए तो मतलब, और उसके लिए तमाम मेरे माँ बाप के पेंशन से भी पैसे काटे गए, नौकरी पेशा लोगों की सैलरी से काटे गए, और मतलब बहुत आलोचना हो चुकी है प्रधानमंत्री की इन सारी बातों को लेकर। लेकिन फिर भी ये उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि वो कहीं आ और जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर वो जाएंगे अपने शहर से बाहर तो कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं, क्योंकि 14 दिन उसको इधर क्वारंटीन होगा, 14 दिन होगा। और फिर लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हीं लोगों ने ये कहा कि मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ कि क्वारंटीन नहीं हो। तो अब बताइए, ये सांस्कृतिक तनाव है या राजनीतिक तनाव है या क्या है? अब हो सकता है कि ये बात इसमें थोड़ी मिसफिट हो, लेकिन मैं वो जोखिम इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक तनाव है, राजनीतिक तनाव होने की जगह केवल। और दोस्तों ऐसा है कि इसके बाद इसका जो उदाहरण है जहाँ हावेल वाकलाव जी आएंगे, वो मैं अगली किश्त में सुनाती हूँ आपको। धन्यवाद है और नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।